आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वर्ष हम धम्म दीक्षा के 67 वर्ष मना रहे हैं, यानी कि 14 अक्टूबर 1956 से लेकर आज तक इन 67 सालों में ये जो समाज है जिन्होंने बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ दीक्षा भूमि पर धम्म दीक्षा ली थी, वो आज कहाँ तक आया है, क्या होना चाहिए था और कितनी प्रगति हमें और करनी चाहिए। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर दिलीप कामले जी है, जो पेशे से तो डॉक्टर है पर अपनी वाणी से, अपने कार्य से, अपने कर्म से भी वे इलाज करते रहते हैं इस समाज का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 67 साल की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम सब ने जो धम्मचक्र गतिमान किया था बाबा साहब ने, तब हमारे पूर्वज दीक्षा भूमि पे थे और आज 67 साल हो गए। आपको बहुत बहुत मंगल कामना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात जहन में आती है कि इन 67 सालों में जब हमने धम्म दीक्षा ली तो हम धम्म दीक्षा के पहले क्या थे और धम्म दीक्षा के बाद हमारा जो आज स्टेटस है उसमें कुछ फर्क आपको नजर आता है इन 67 सालों में? इन 67 सालों में हम लोगों में रिवॉल्यूशनरी बदलाव आया है। ये दुनिया का कोई भी समाज, कोई भी सोशो पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल ये अस्वीकार करेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। धम्म क्रांति के बाद रिवॉल्यूशनरी तरह जो इस समाज में, बेसिकली अनटचेबल समाज में का जो महार समाज है, उनमें ट्रिमेंडस रिवॉल्यूशनरी चेंज आया है। ये कहा जाता है कि समाज में चेंज आ रहा है। व्यक्तिशाह भी आपके जीवन में, अगर हम आपको व्यक्तिशाह पूछेंगे एज ए डॉक्टर, इस समाज का एक घटक, आपके जीवन में भी क्या परिवर्तन इस धम्म दीक्षा ने लाया है? मैं जब बच्चा था तो मेरी माँ जो है, छोटा था मैं, तो वो अपने मारुति की पूजा करती थी, लक्ष्मी पूजा करती थी और बाकी और एक दो थे भगवान, लेकिन पिताजी उसको डांटते रहते थे, ये नहीं करने का, वो नहीं। तो वही देख देख के हम बड़े हो गए। तो 17-18 साल से होते होते हम कम्प्लीटली उसमें से निकल गए। मतलब कभी माँ के जो ये थे और हमारे साथ साथ माँ भी निकल गई। आज मतलब आज क्या 40 साल पहले से ही माँ ने वगैरह हम सब बंद कर दिया वो सब। हाँ, तो ये नहीं, एक देखा जाता है कि अब नई पीढ़ी जो आ रही है, जो मोबाइल पे है, गैजेट्स पे है, इंटरनेट पे है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे है, और ये देखा जाता है कि हमारी जो लड़ाई है विशेषता बौद्ध और अबौद्ध यानी आर्य और अनार्य की लड़ाई है। ये एक सांस्कृतिक लड़ाई है। मगर हम अब देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे परिवार है, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनके बच्चे, कोई गरबा में जा रहा है, कोई देवी के पास जा रहा, कोई व्रत रख रहा है। तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं हमें दी थी, उसका क्या अर्थ रह गया? ये जो जनरेशन ये कर रहा है ऐसा, इसके लिए उनके माँ बाप जिम्मेदार है, उनका प्रीवियस जनरेशन जिम्मेदार है। उनके माँ बाप ने मूवमेंट का हिस्सा होकर, सामाजिक मूवमेंट हो, एजुकेशनल मूवमेंट हो, सांस्कृतिक मूवमेंट, वो अगर उसमें हिस्सा लेकर के पढ़े बड़े और मैच्योर हुए रहते तो वो अपने बच्चों को ऐसा वही सिखाते जैसे मेरे बाप ने मुझे सिखाया, पिताजी ने सिखाया। वो उनको ही पता नहीं था, क्योंकि वो मूवमेंट का हिस्सा नहीं हुए, चळवळ का, सांस्कृतिक चळवळ हो, सामाजिक चळवळ का, तो उनको ही कुछ पता नहीं, तो वो उनके बेटे को कुछ नहीं दिया। तो बेटे जो है वो अभी जो व्यवस्था है हमारी, वो व्यवस्था का हिस्सा करके वैसे फॉलो कर रहे। तो इट इज अ कंप्लीट फेल्योर ऑफ द हमारी भी मूवमेंट का फेल्योर और ये समाज का भी फेल्योर। बिल्कुल, ये बाबा साहब ने कहा था कि जो बौद्ध बना है, जो बौद्ध है, उसने एक दिन यानी संडे का जो दिन है, जैसे कि हम देखते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो चर्च में जाता है, मुस्लिम जो है शुक्रवार को नमाज अदा करने जाता है या रोज जाता है। बाबा साहब ने दिशा निर्देश दिया था कि बौद्ध आदमी ने अपने परिवार के साथ किसी नजदीक के बौद्ध विहार में जाना चाहिए, एक दूसरे का सुख दुख क्या है वो सुनना चाहिए। लेकिन ये परंपरा समाज में नहीं दिखती, इसका क्या कारण आपको लगता है? फेल्योर ऑफ द सोशल, एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट कम्युनिटी। ये कम्युनिटी का मूवमेंट का फेल्योर है जी। तो इससे अगर उभरना चाहे ये समाज, तो इस समाज को क्या दिशा निर्देश आप एज डॉक्टर के तौर पर देंगे? वी हैव टू रिविजिट बाबा साहेब आम्बेडकर। हमारी कोई औकात नहीं है कि दिशा निर्देश समाज को दे। मेरे हिसाब से बाबा साहब के मूवमेंट का, उनके सारे संघर्ष का और मैसेज का समाज में जाना चाहिए था। 56 इमीडिएटली इवन आफ्टर 56 नहीं गया। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि आंकड़ों की बात आपने की थी कि जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी तब
नागपुर में पहले दिन 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर चंद्रपुर में 1 लाख और महाराष्ट्र भर में 8 लाख लोगों ने। और तब यहाँ महारों की संख्या, जिन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया, उनकी एक संख्या जो थी वो करीबन 35 लाख थी। और तब महाराष्ट्र की संख्या करीबन 3 करोड़, 3.5 करोड़ थी। आज महाराष्ट्र 12 करोड़ पर गया है। लेकिन बुद्धिस्टों की जो संख्या है वो अभी तक ना सर्टिफिकेट पे, ना कास्ट सर्टिफिकेट पे, ना लिविंग पे, ना बोलने पे भी बड़ी है। तो इसका क्या कारण है और इस फेल्यूर से हमें कैसे निकलना चाहिए? बाबा साहब ने जो जैसा आपने दोहराया, तो वो तो सिंबॉलिक 4-5 लाख लोग पहले दिन, 2 लाख लोग दूसरे दिन, बाद में 1 लाख लोग, तो 7-8 लाख हम कन्वर्ट हुए। तो वो सिंबॉलिक कन्वर्जन था। इसका मतलब बाबा साहब को मानने वाला जितना भी समाज है उस वक्त, बाकी भी समाज थे, इवन नुस्ता बुद्धिस्ट करके, मतलब मार करके नहीं, बाकी भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, इधर, तो महाराष्ट्र की भी बात की है। तो वो बाबा साहब 8 लोग सिंबॉलिकली कन्वर्ट हो गए, मतलब पूरा समाज ही कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होना बोलने के बजाय हमने घर वापसी की है। हम बुद्धिस्ट ही है, हम 12वीं सेंचुरी तक बुद्धिस्ट है, समझे क्या? तो घर वापसी की है। तो अभी 35 लाख उस वक्त लोक संख्या थी, और देश की अभी लोक संख्या उस वक्त कुछ 20, 22, 25, 26 करोड़ थी, तो अभी वो 135 पे आ गई। महाराष्ट्र की लोक संख्या 3-3.5 करोड़ थी और हम 30-35 लाख थे, तो हम अभी कम से कम 1.5 करोड़ लोग होने चाहिए। सिर्फ जो कन्वर्ट हुए वो ही, बाकी समाज का एक भी आदमी नहीं आया। 1.5 करोड़ महाराष्ट्र का पॉपुलेशन बौद्धों का, वो सिर्फ 65 लाख है, 60-65 के आसपास है। तो ये जो बुद्धिज्म का तो हम जो कन्वर्ट हुए या हमारा घर वापसी हुआ, जो बौद्ध बने, उनका ही पॉपुलेशन हम नहीं बढ़ा या बढ़ा पाए, या बड़ा है तो पेपर पे नहीं लाए, नहीं ला सके, तो बाकी लोगों के बारे में हमने बोलना, एक डर होता है, हमने बोलना, लोगों में एक डर होता है। आप पढ़े लिखे डॉक्टर है, एक डर होता है, संविधानिक कुछ पेचीदगी दिया है आरक्षण के बारे में, बाकी जो सहूलत मिलती है उसके बारे में लोगों को डर है कि अगर वो चंबार के जगह बौद्ध लिखे, महार के जगह बौद्ध लिखे, मांग के जगह बौद्ध लिखे, तो उनकी जो आरक्षण है या उनकी जो स्कॉलरशिप वो खत्म हो जाएगी। क्या वास्तविकता ऐसा है? ऐसा है ही नहीं। एस्टैब्लिश पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा ये निगेटिवली, मैं बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और है तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। बाबा साहब ने जब कन्वर्शन के वक्त यही समाज ने उनको पूछा था कि बाबा हम लोग बुद्धिस्ट हो गए तो ये शेड्यूल कास्ट को जो मिल रहा है तो मिलेगा क्या? बाबा साहब बोले तुम भाई को चिंता कर रहे, बोले वो मैंने लाया है, बोले मैं वो सब करूंगा, अभी बाबा मेरे जेब में है। अभी अचानक से बाबा साहब का निधन हो गया, तो तब से लेकर कर आज तक 75 ईयर्स में तुमने इतना भी हक, तुम अगर होगा भी वैसा, एक तो वो नहीं है, लेकिन अगर होगा तो उतना भी तुम मिला नहीं सके वापस कि बाबा बुद्धिस्ट लिखने के बावजूद भी हमको सारे सहूलतें मिलना चाहिए, इतना भी तुम पॉलिटिकली मिला नहीं सके। सारा का सारा तुमको फुकट चाहिए, बाबा साहब और पैदा हो और वो सब और वापस लगे दे तुमको, इतना भी तुम अचीव नहीं कर पाए कि भैया हम लोग महार कन्वर्टेड टू बुद्धिस्ट हो गए तो हम लोग बुद्धिस्ट लिखना चाहते हैं और सारी सहूलियतें जो है टेक्निकली लीगली स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पे हमको मिलनी चाहिए, इतना भी तुम पॉलिटिकल संघर्ष खड़ा नहीं कर पाए या सोशल सांस्कृतिक संघर्ष खड़ा नहीं पाए और अचीव नहीं कर पाए, और बहाने बता रहे हो हम लिख नहीं सकते। जो बुद्धिज्म, जो अपने आप को बुद्धिस्ट नहीं लिखता पेपर पे, वो बुद्धिस्ट नहीं है। बिल्कुल। हाँ, जो लिखता है वो बुद्धिस्ट है। ये बोलने वाली प्रथा जो है, वैसे बाकी वेदों में भी बहुत सारा कहा गया, जब वो नहीं मानते तुम, क्योंकि वो कहा गया, मतलब उसके सबूत का है, तो तुम बुद्धिस्ट होने का सबूत का है, बताओ पेपर पे। बिल्कुल। एक आरोप हमेशा आप पर बोलने से, आप एक प्रतिनिधि हैं समाज के, पढ़े लिखे लोग या फिर जो अब सदन हो गए, जिनके पास बंगला आ गया, जिनके पास गाड़ी आ गई, उन पे एक आरोप है कि वो निचले तबके का अपना समाज है जो गाँव में है, कस्बों में है, उनके तरफ ध्यान नहीं देता। वो मोमेंट में सिर्फ इसलिए आता है ताकि उसकी नौकरी बची रहे, ताकि उसका बंगला बचा रहे, ताकि उसकी, तब उस पे जब आती है तभी वो मोर्चे में आता है, नहीं तो समाज से नहीं आता। ये आरोप कितना सच है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। आदमी आंदोलन के लिए तैयार वो बचपन से होना चाहिए। ये बचपन से आंदोलन के लिए कैसा तैयार होगा? मूवमेंट अगर कंटिन्यूस है प्रोसेस, समाज की मूवमेंट, सोशल मूवमेंट है, एजुकेशनल है, पॉलिटिकल है, सांस्कृतिक मूवमेंट, जैसे
आरएसएस के लोग जो है 8 साल के 6 साल के बच्चों को पकड़ के फिर वहां से वो तैयार करते, तो 20 साल में किसी के बाप की नहीं सुनते वो। तो अगर ये बच्चा अगर घर से हो, समाज में से हो, या फिर जो सोसाइटी में रहते हैं वहां से बचपन से मूवमेंट सीखते आ रहा है, तो 100 में से 60, 70, 75 लोग डेफिनेटली वो मूवमेंट का हिस्सा अपने खुद के लाइफ में बनेंगे। लेकिन बचपन से ये मूवमेंट का हम हिस्सा ही नहीं बनाते बच्चों को, तो बड़े लोग होकर के भैया अचानक से उनको बाबा साहब याद आ जाना, अचानक से अस्पृश्यता, अन्यायता याद आना और अचानक से वो मूवमेंट का पार्ट होना चालू कर देना, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, तो बचपन से अगर हमने मूवमेंट को, अभी अगर वो होता, देखो बाबा साहब के बाद सोशल मूवमेंट में, हमारे एजुकेशनल, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक मूवमेंट में बड़ा गैप था, बड़ा गैप। और बाबा साहब ने तो 52 में बोला है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों को धोखा दिया। लेकिन कांशीराम साहब ने जब आर्यन आक्रमण से लेकर के भारत का एंशियंट हिस्ट्री, मिडियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, महापुरुषों का संघर्ष, हमारा इतिहास, दुनिया का इतिहास सब बता करके जब कर्मचारियों को, अधिकारियों को करके इकट्ठा करके जमा किया, तो 1978 में 1.25 लाख 1.5 लाख कर्मचारी अधिकारी उनके साथ में जोड़े, और उन्हीं लोगों ने भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बहुजन समाज पार्टी, वही बामसेप ने खड़ा किया, वही लिखे बड़े लोग थे वो जी, वही लिखे बड़े अधिकारी थे। एक बड़ा व्यक्तिगत सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बहुत पर्सनल है, वैसे तो सोशल सवाल भी है। कांशीराम साहब जी ने कहा था कि मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लूंगा, पर वो नहीं कर पाए। जितना वो कर पाए उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन जिनको कांशीराम साहब ने अपना वारिस घोषित किया, वो बहन मायावती जी, वो बार बार घोषणा करते रही कि वो बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लेगी, लेकिन उसका कोई चांस नहीं दिखता। तो क्या मजबूरी रही है, क्योंकि आप इस विचारधारा से, इस मोमेंट से बहुत सालों से जुड़े हैं, इसलिए ये प्रश्न आप पर उठता है। बहन जी के ऊपर पर्सनल मजबूरी है, बहन जी के ऊपर सोशल मजबूरी है, बहन जी के ऊपर इकोनॉमिकल फाइनेंशियल मजबूरी है, और बहन जी के ऊपर पॉलिटिकल मजबूरी है। ये सारे कारणों के वजह से बहन जी कन्वर्जन का, अपने घर वापसी का, बुद्ध धर्म में, कन्वर्जन नहीं बोलता हम, घर वापसी, मैं 12वीं सेंचुरी तक बौद्ध थे जी। तो ये सब कारण है बहन जी जो है इतना बड़ा, क्योंकि इतिहास है, आर्य अनार्य की लड़ाई है, बौद्धों का और नॉन बौद्धों की लड़ाई रही है। अभी इतनी बड़ी दलितों की नेता बुद्धिस्ट बनेगी तो नेशनलिस्ट सिस्टम को बहुत बड़ा खतरा बनेगा। वैसे भी बाबा साहब के कन्वर्शन से या घर वापसी से बहुत बड़ा सिस्टम को खतरा बना था। अभी नॉर्थ इंडिया का दलित अगर बुद्धिस्ट करके कन्वर्ट हो जाता है, और 1.5-2 करोड़, बहन के साथ में भी 1.5-2 करोड़ लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। साहब ने तो 3-4 करोड़ का बोला था, शायद 3 करोड़, 2 करोड़ यूपी से और 1 करोड़ एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाबी सदस्य बोला था। तो बहन जी भी कन्वर्ट हो जाती है तो 1-2 करोड़ तो कन्वर्ट होंगे, और 1-2 करोड़ नॉर्थ इंडिया में कन्वर्ट होना बोले तो ये सिस्टम के लिए बहुत बड़ा है। तो फिर बहन जी पॉलिटिकली इतने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये तो कल्चरली और सांस्कृतिक दिशा से इतना बड़ा हिस्टोरिकल कॉम्प्रोमाइज बहन जी ने खतरा देना, वो सही नहीं सकते। तो बहन जी के ऊपर प्रेशर है वो। नहीं, ऐसा प्रेशर अगर हर नेता के तरफ रहेगा, जिसपे हम एक आशा के तरफ से देखते हैं, तो ये कारवा कहा जाएगा। मूवमेंट में फुले शाहू अम्बेडकर, बाबा साहब और कांशीराम साहब का अगर हमने, इवन पेरियार साहब का भी, अगर इनका चरित्र पढ़े हमने, हाँ, तो इन्होंने अपने लाइफ में किसी भी लेवल के कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। दे वर लाइक अ सेंट्स, प्योर, एकदम प्योर थे। तो अगर तुमको ये मूवमेंट चलाना है फुले शाह अम्बेडकर की या दलितों की, शोषितों की, उसके नेता को 100% प्योर रहना पड़ेगा। तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिए, शुद्ध भाषा में, बुद्धिस्ट भाषा में शीलवान कहते हैं, हर प्रकार का, हर प्रकार जी। कांशीराम साहब यूपी में सरकार थी, 18-19 खासदार थे पार्टी के, 18-19 राज्यसभा के, 17 राज्यसभा के खासदार थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो हम सरकार बनाने वाले थे, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, कर्नाटका, इतने स्टेट में नंबर 3 की पार्टी थी बीएसपी। कौन बीजेपी सत्ता में आएंगे या कांग्रेस सत्ता में आएंगी, ये सिर्फ साहब डिसाइड करते थे बीएसपी। उस वक्त उनके पास में उनका खुद का कुछ भी नहीं था। वो हमारे सामने रोए थे साहब कि बाबा कोई मेरे नाम की एक फीट जमीन या एक कोई बैंक बैलेंस या कोई अकाउंट भी ओपन कर बतावे तो मैं मान जाऊंगा। तो इतना प्योरिटी रहेंगे तो ही कारवार। बाबा साहब के भी चरित्र में यही है, साहू महाराज के चरित्र में यही है, फुले के चरित्र में यही है, पेरियार के चरित्र में यही है। तो
तो जो जो भी लीड करना चाहेगा तो यही चरित्र से, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग से तुमको मूवमेंट को आगे, अदरवाइज तुमने कॉम्प्रोमाइज किए तो तुम खत्म हो जाओ, तुम अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, समाज को भी धोखा। एक आखिरी चर्चा का विषय इस पूरे वार्ता का आपने, जिसको हम मूल निवासी ओबीसी कहते हैं, बाबा साहब ने अनुच्छेद में डाला उनको अदर बैकवर्ड क्लासेस, वो पहले से ही बौद्ध थे। इतनी बड़ी 66 साल की मूवमेंट धम्म दीक्षा की, हम उस ओबीसी वर्ग को नहीं जोड़ पाए या वो हमसे जुड़ नहीं पाया, तो इसके क्या कारण हो गया ऐसा आपको लगता है? ये जो ओबीसी मूवमेंट या दलित मूवमेंट, ये हमने बनाए वाले कंसेप्ट है। शूद्र, ये जो मूवमेंट शुरू हुई तो वो महात्मा फुले ने सत्यशोधक मूवमेंट से शुरू किया है। वो क्या थी? ब्राह्मणेतर चळवळ थी, दलित चळवळ, ओबीसी चळवळ या शूद्र चळवळ नहीं थी, ब्राह्मणेतर चळवळ थी। ये बाबा साहब भी वो चली आगे तक, साहू महाराज तक ब्राह्मणेतरी थी। जैसी लीडरशिप बाबा साहब के हाथ में आ गई, थोड़ा सा ओबीसी वहाँ से अलग हो गया, वो मल्टीपल रीजन से होंगे। उसके बाद में फिर कांशीराम साहब ने ये सारा बना करके पूर्णी बामसेप, तो उसमें पूरे आ गए, वो चळवळ बनाने की कोशिश की। बाद में उनके जाने के बाद फिर से उसमें, तो जब तक ये शूद्र अतिशूद्र वर्सेस आर्य नार्य ऐसा लड़ा संघर्ष होता नहीं एकत्र, तब तक ओबीसी का या और किसी समाज का, ओबीसी तो छोड़ो ना, हमने कितने मेहतर बुद्धिस्ट बनाए, मेहतर समाज के, हमने कितने महाराष्ट्र के मातंग समाज के, चांबार समाज के बुद्धिस्ट बनाए। ओबीसी तो बहुत दूर की, वो तो सुबह सगे इमीडिएट भाई है, टेक्निकली भी उनको नहीं बना पाए, तो ओबीसी तो बहुत दूर की बात है। ये हमारा भी फेल्यूर है, ओबीसी का भी फेल्यूर है, और ओवरऑल सारी बहुजनों की या शूद्रों की मूवमेंट का फेल्यूर है। उसको एनालाइज करना पड़ेगा, वो एक शब्द में डिफाइन नहीं होगा। बिल्कुल, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, वो एक शब्द में डिफाइन नहीं हो सकता। तो ये थे डॉक्टर कामले साहब, जो पेशे से तो डॉक्टर है लेकिन समाज में भी चिकित्सा का काम करते हैं, अपनी वाणी से, अपने विचारों से। डॉक्टर साहब, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मेरे तरफ से हम पूरे समाज को, बहुजन समाज को, उनके घर वापसी के दिन के कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम।